So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our channel Studyhood. As you know that कि हमने अपने लास्ट सेक्शन में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था रिगार्डिंग द एमडीकेट फिजिक्स विच इज थर्मोडायनेमिक्स। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए अपनी डिस्कशन को कैरी ऑन करेंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली द फर्स्ट लॉ of thermodynamics। फर्स्ट लॉ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। फर्स्ट लॉ, अब थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है? जब हीट एनर्जी जो है कन्वर्ट होगी इनटू द अदर फॉर्म्स हम यहाँ पे किसे बोल रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है। जब हीट एनर्जी अदर फॉर्म्स के अंदर चेंज होगी या कोई अदर फॉर्म हीट एनर्जी में चेंज होगा तो याद रखिएगा कि उस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है बिफोर एंड आफ्टर कन्वर्जन से पहले और कन्वर्जन के बाद वो कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है जी। ना आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? इफ यू कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट कर रहे हैं आप? हीट एनर्जी टू अदर फॉर्म्स, या आप, और अगर आप अदर फॉर्म्स को कन्वर्ट कर रहे हो किसी हीट एनर्जी में या वाइस वर्सा। अगर आप हीट एनर्जी को किसी और फॉर्म में चेंज कर रहे हो या किसी और फॉर्म को आप हीट एनर्जी में चेंज कर रहे हो तो याद रखिएगा कि द टोटल एनर्जी, ये जो एनर्जी टोटल एनर्जी है ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ही रहेगी। जो टोटल एनर्जी होगी तो वो कांस्टेंट रहेगी। याद रखिएगा कब? बिफोर एंड आफ्टर कन्वर्जन। सपोज करें अब आपके पास एक सिस्टम मौजूद है, ये इस सिस्टम के अंदर आप क्या कर रहे हो कि हीट एनर्जी को सपोज करो कि चेंज कर रहे हो मैकेनिकल एनर्जी में। ये जो है ये बिफोर एनर्जी का सिस्टम है, बिफोर कन्वर्जन, और ये रहा आपके पास आफ्टर कन्वर्जन। ये क्या है आपके पास? आफ्टर कन्वर्जन। इन दोनों के अंदर जो टोटल एनर्जी जब आप देखोगे तो वो क्या होगी? वो होगी आपके पास कांस्टेंट, यानी टोटल एनर्जी रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर कन्वर्जन ऑफ द हीट। रिमेम्बर, यही आपके पास क्या है? इट इज द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ। या अगर हम इसको और सिंपल डिस्कस करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जा रही है, जो सप्लाई की जा रही है, जिसे हम किससे शो करते हैं? हीट को हम किससे शो करते हैं? डेल्टा क्यू से। यहाँ क्यू से शो करते हो, हम डेल्टा यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि चेंज आ रहा है, ठीक है। तो जो हीट सप्लाई की जाती है सिस्टम को, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिस्टम की डेल्टा। अगर आप इसे स्टेटमेंट के तौर पर लिखना चाहते हो कि आप किस तरह लिखोगे कि the heat supplied to the system is always equal to, या आप इसको बोल सकते हो सम, इक्वल टू द सम, या आप बोलो इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन internal
एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी को आपको पता है हम किससे शो करते हैं, हम उसको शो करते हैं डेल्टा यू से। टू इंक्रीज internal energy of the system and work done by the system and work done by system। इस बात को समझें, दोबारा आते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। समझ लें कि यहाँ पर हीट की कन्वर्जन हो रही थी टू द मैकेनिकल। यहाँ पर हीट जो है वो आपके पास कुछ इस तरह है। अब ये आफ्टर कोलिजन है, आप यहाँ पर देख सकते हो देयर इज सम चेंज, ठीक है, यहाँ पर एक चेंज आया है। अब यहाँ पर इसकी एनर्जी और इसकी इंटरनल एनर्जी वो तो सेम है, लेकिन आप देख सकते हो ये जो पहले इस तरह थी, यहाँ पर ये जो वर्क डन हुआ, अगर आप इस तरह से सपोज कर लो तो ये कुछ यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर फॉर्म होता है। तो ये जो वर्क डन आया है इसके अंदर, यानी कुछ ना कुछ काम जरूर इस सिस्टम ने परफॉर्म किया है। तो ओ वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी इक्वल टू द हीट। तो हाँ, अगर हमको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे आप, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू द सम ऑफ डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन। वर्क डन को हम किससे शो करते हैं, डब्ल्यू से। तो इसको एक और डायग्राम समझते हैं। लेट्स ड्रॉ एन अदर सिस्टम। आपके पास पहले ये एक सिस्टम मौजूद था, ठीक है जी। अब यहाँ पर इतना, ठीक है जी। अब इसके अंदर आपके पास वॉल्यूम है वो V1 है। सडनली आपने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। ऑन द अप्लाइंस ऑफ द प्रेशर ऑन द सिस्टम इट विल, इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था किसका लॉ था ये, या आपने बताया कि हमारा था प्रेशर और वॉल्यूम का सिस्टम, ठीक है। तो ऑन द अप्लायंस ऑफ द प्रेशर देयर विल बी सम वर्क डन। ये V1 है आपके पास, ये वॉल्यूम 2 है, इसके अंदर कुछ ना कुछ वर्क डन आपको यहाँ पर शो होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ बॉडी वर्क डन शो कर रही है। सो बेसिकली देख सकते हो आप कि डेल्टा क्यू चेंज इन हीट इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन द वर्क डन। ओके, तो अब बातें आपने क्या याद रखनी है इसके, अगर यहाँ पे जो हीट के अंदर चेंज आएगा, अगर ये पॉजिटिव है, अगर आपके पास डेल्टा क्यू जो वो पॉजिटिव है, तो आपने क्या समझना है कि आपके पास यहाँ पर हीट सप्लाई की जा रही है। अगर डेल्टा क्यू जो है वो पॉजिटिव है तो हीट इज सप्लाइड, हीट जो है वो उस सिस्टम को प्रोवाइड की जा रही है। अगर ये डेल्टा क्यू जो है वो नेगेटिव हो, अगर डेल्टा क्यू इज नेगेटिव, देन आपने समझ जाना है कि हीट एयर, यहाँ पर बोल सकते हो हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट जो है वो सिस्टम से बाहर जा रही है। इस केस में अगर डेल्टा क्यू यानी चेंज इन हीट आपके पास नेगेटिव है, तो आपने क्या समझ जाना है कि हीट जो है वो सिस्टम से बाहर जा रही है। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि जब भी आप हीट को प्रोवाइड करोगे ना, सिस्टम को आप कोई भी हीट प्रोवाइड करोगे तो वहां पर हीट जो है वो पॉजिटिव होगी। अगर आप उस सिस्टम में से हीट को बाहर निकाल रहे हो तो तब आपके पास जो हीट होगी वो आपके पास नेगेटिव होगी, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर आपके सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी मौजूद है, इन केस अगर उसमें चेंज आ जाए, ठीक है जी, अगर वो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो फिर आपके पास कंडीशंस क्या होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर इंटरनल एनर्जी के अंदर पॉजिटिव चेंज कब आता है, जब आप इंक्रीज़ करते हो इन एनर्जी, यानी कि एनर्जी जब उस सिस्टम के अंदर इंक्रीज़ होगी, सो देयर विल बी द पॉजिटिव चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, ठीक है जी।
और डेल्टा यू इज़ नेगेटिव। अब ये इंटरनल एनर्जी नेगेटिव कब होगी, इसके भी केस क्या है आपके पास, देखें जब पॉजिटिव हो रही थी यानी कि उसके अंदर इंक्रीमेंट आ रहा है। अब ये नेगेटिव कब होगी, व्हेन देयर विल बी द डिक्रीमेंट इन एनर्जी, यानी कि अगर सिस्टम के अंदर जो प्रेजेंट एनर्जी है अगर उसके अंदर आपके पास डिक्रीमेंट आ जाए, सो देयर विल बी द नेगेटिव चेंज। सो ये तो बात हो गई हमारे पास एनर्जी की। व्हाट अबाउट द वर्क डन, क्योंकि हमने देखा कि सिस्टम के अंदर वर्क डन भी था, क्योंकि इंटरनल एनर्जी के अंदर तभी चेंज आ रहा था जब वहाँ पर वर्क डन इंक्रीमेंट या डिक्रीज़ हो रहा था। तो अब केसेस क्या होंगे कि अगर आपके पास जो चेंज इन द वर्क डन इज़ पॉजिटिव, कब होगा पॉजिटिव, जब आपके पास वर्क डन बाय द सिस्टम हो, यानी कि वर्क डन जो है सिस्टम आपके पास है वो वर्क डन करे खुद से, उसके अंदर वो खुद से चेंज लाए, तो आपके पास यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। इन केस वर्क डन विल बी नेगेटिव व्हेन, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, ठीक है जी, वर्क डन खुद से वो सिस्टम के ऊपर हो रहा है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हियर द कंडीशन, जितनी भी पॉसिबल कंडीशंस यहाँ पर हो सकती थी वो हमने डिस्कस कर ली, ठीक है जी। अब यहाँ तक तो हुई हमारी ये बात। अब आपको पता होगा कि इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ आप बोल सकते हो कि प्रोसेस मौजूद हैं, लाइक यू हैव आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइडियाबेटिक, और इन सारे प्रोसेस को भी आपने डिस्कस करना है लाइन वाइज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंपैरिजन टेबल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। फर्स्टली वी हैव राइट आइसो, आई थिंक यहाँ पर जगह नहीं बचेगी, लेट मी टू erase the board first. So the first one we have isothermal, then adiabatic, and the third we have isochoric, and last we have the isobaric, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाती हैं 4 टाइप्स, आप बोल सकते हो 4 प्रोसेस हमारे पास ऐसे हो सकते हैं किसी भी सिस्टम्स के अंदर। अब आइसोबैरिक, आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को फ्रॉम द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, ये आपको नेम से क्या शो कर रहा है, आइसो हमें पता है, हमने डिस्कस किया था, आइसो यानी सेम, थर्मल, थर्मल यानी आप हमेशा हीट को थर्म से रिप्रेजेंट करते हो। सो इन द आइसोथर्मल केस देयर विल बी सेम हीट। सेम हीट का मतलब क्या होगा आपके पास, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे। सो हाउ वी कैन राइट हियर द टेम्परेचर इज इक्वल टू द कांस्टेंट, यहाँ पर क्या है आपके पास, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और अगर सिस्टम के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, यानी तो फिर क्या आपके पास कोई चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में, जब आपके पास टेम्परेचर ही नहीं रहेगा। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि इसके इंटरनल एनर्जी के अंदर भी एज इट इज़ चेंज आता रहे। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, हमें पता है फर्स्ट लॉ क्या था हमारे पास, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है जी। तो डेल्टा क्यू किसको शो कर रहा है, चेंज इन हीट को, और दैट इज़ इक्वल टू द डेल्टा यू यानी उसकी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू आइसोथर्मल हमारे पास ये जो प्रोसेस है वो इस तरह, अच्छा यहाँ पर जो डेल्टा यू है इज़ इक्वल टू द ज़ीरो, यानी चेंज देयर विल बी नो एनी चेंज इन द सिस्टम इफ़ वी कीप द कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है जी। अब अगर आप एडियाबेटिक की बात करो, एडियाबेटिक, अच्छा इसको हम थोड़ी देर के लिए ना स्किप करते हैं, इससे पहले हम बात करते हैं आइसोकोरिक की। आइसोकोरिक के अंदर याद रखिएगा कि वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है, यानी कि आप
जो है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो तो फिर आप जितना भी वर्क डन कर लो सिस्टम के ऊपर, बताएं उसकी ऐसी कौन सी चीज़ है जो खुद से चेंज नहीं होगी। इसकी हीट यानी कि वो तो चलती रहेगी, आप हीट प्रोवाइड करते रहोगे। बताएं इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा। सो इसकी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ वो ये बनेगी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू ओनली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्क डन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने देखा था कि वर्क डन के अंदर चेंज कब आ रहा था, जब उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा था। तो हम उस बात को क्या बोल रहे थे? इट इज़ अ वर्क डन बाय अ सिस्टम। सो बेसिकली देयर विल बी नो एनी चेंज इन द वर्क डन ऑफ द सिस्टम। आइसोबैरिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपके पास प्रेशर चेंज आप उसको कांस्टेंट कर दो यानी कि वो चेंज नहीं होगा। अब अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हो तो फिर बताएं क्या इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा या वर्क डन के अंदर इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा? बट देयर विल बी नो एनी चेंज अगेन इन द वर्क डन। क्यों? क्योंकि आप प्रेशर को एक कांस्टेंट कर देते हो। अगर प्रेशर इंक्रीज़ ही नहीं करते तो देयर विल बी नो एनी वर्क डन। और इसकी जगह पर हम कुछ इक्वेशन को इस तरह से भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वॉल्यूम। अब ये इसकी एक मॉडिफाइड इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशंस आपने याद रखी हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर एग्ज़ाम। एडियाबैटिक की बात करते हैं। एडियाबैटिक क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर कोई भी बाहर एक्सटर्नल चीज़ जो है वो अंदर ना आ सके, ना कोई अंदर से बाहर जा सके। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं, आप बोले ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक। सो हाउ वी कैन राइट इट? नो हीट फ्लो, यानी ना हीट अंदर आए ना हीट बाहर जाए, ये आपके पास एडियाबैटिक। अगर हीट चेंज नहीं होगी तो ऑफ कोर्सली यहाँ पर हम डेल्टा क्यू को हम क्या ले लेंगे? ज़ीरो। अगर ज़ीरो ले लेंगे तो हमारे पास बाकी इक्वेशन ऐसी एज इट इज़ रहेगी। अब हमें जो है वो ज़ीरो को मेंटेन करना है, तो आप क्या करोगे कि डेल्टा यू को इस साइड ले आओगे और इजिकल टू के उस साइड डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, डेल्टा यू पे यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो इक्वेशन से साइड में आ गया। ठीक है, अगर आप एक और तरह से देखो कि अगर हम एनर्जी यानी हीट के अंदर चेंज ही नहीं ला रहे तो फिर हमारे पास चेंज देयर विल बी नेगेटिव चेंज इन द डेल्टा यू, जैसा कि हम अभी डिस्कस करके आ चुके हैं। अगर हमें इसके इसके ग्राफ्स भी देखने हैं हमारे पास। फर्स्ट वन वी हैव द आइसोथर्मल ग्राफ, जो कुछ इस तरह से बनता है। ये यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ शो हो रहा है, तो आपने बस इनके ग्राफ्स की स्टिफनेस को देखना है कि किस तरह से फॉर्म हो रहा है। प्रेशर देखें, अगर आप इंक्रीज़ करते रहोगे तो वॉल्यूम भी मतलब प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ये ग्राफ ये शो कर रहा है। और एडियाबैटिक के अंदर ये जो कर्व बनता है ना, ये बिल्कुल हल्का सा कर्व बनता है। ये क्या शो कर रहा है कि प्रेशर के अंदर भी हल्का सा डिक्रीमेंट आएगा और वॉल्यूम भी हल्का सा इंक्रीज़ होगा। कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर हीट हमने कांस्टेंट कर दी थी। अगर आप आइसोकोरिक के लिए देखो तो यहाँ पर तो वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, यानी वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये ग्राफ सिंपली हमारे पास स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा टुवार्ड्स द वाई एक्सिस। अगर आप आइसोबैरिक की बात करो तो यहाँ पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया था, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा, बट देयर विल बी नो एनी चेंज इन द प्रेशर। आई होप स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। यानी यहाँ पर आपने इसके ग्राफ जो है उनको ईजीली से मेमोराइज़ करना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर एग्ज़ाम्स ओनली। ठीक है जी, ये सारे के सारे ग्राफ्स एक बात याद रखती है। दूसरी बात इनके फॉर्मूलाज, क्योंकि हमें इनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को ही कैलकुलेट करना है। सो हियर इज़ योर, आप बोल सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट सबसेक्शन में विथ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।